हेलो दोस्तों, मैं हरिराम प्रजापति आज फिर आप सभी का एक बार इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.2 इसके 3 प्रश्न शेष रह गए हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं 5वां प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये है कि 6 पर प्राकृत संख्या की घात यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की घातें होने पर इसके जो गुणनखंड आएंगे क्या गुणनखंड शून्य पर समाप्त हो सकते। तो देखते हैं इसका हल। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यदि कोई संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है, कोई संख्या अंक शून्य पर कब समाप्त होगी, जब वह 10 से विभाजित होती है। अर्थात 10 में कितने का भाग जाता है, 2 और 5 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 बराबर क्या होता है, 2 गुणा 5। ठीक, अब क्या करना है, जो प्रश्न में दिया गया है कि 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड, 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड। अब 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड n तो ज्यों का त्यों रहेगा, 2 गुणा 3 और घात n की। ठीक, अर्थात आगे बढ़ाएंगे इसको, 2 घात n गुणा 3 घात n ये हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 6 घात n के गुणनखंड में हमें क्या चाहिए, जब शून्य पर समाप्त करना है तो गुणनखंड में क्या चाहिए, 2 या 5। लेकिन 6 घात n के गुणनखंड में क्या है, 2 और 3। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूँकि 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 5 नहीं है। ठीक, इसलिए 6 घात n 5 से विभाजित नहीं होगा, और जब 5 से विभाजित नहीं होगा तो क्या होगा, इस यहाँ पर जो 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 क्या है, केवल 2 और 3, इसके अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता कहलाती है। क्या कहलाती है, यह अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता, क्या अद्वितीयता यह निश्चित कराती है, कि 6 घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है, कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है। जब कोई अन्य गुणनखंड नहीं है तो फिर अतः प्रश्न में से लिख देना है। प्रश्न में क्या कहा था कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए, अतः किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती, अंक शून्य पर समाप्त नहीं
हो सकती है। इसमें भाषा ज़्यादातर है। चलते हैं अब प्रश्न छठवें की ओर। प्रश्न छठवां है कि व्याख्या कीजिए कि किसी 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो इनको हल करने पर यदि इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड आ जाते हैं तो यह भाज्य संख्या होती है, क्योंकि भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिन संख्याओं के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। और अभाज्य क्या होती है? जिनके केवल 2 गुणनखंड यानी एक और वह संख्या स्वयं होती है, वो कहलाती हैं अभाज्य। तो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य कहलाएंगे। तो देखते हैं इसकी हल की ओर। तो संख्या है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13। तो यहाँ पर क्या करना है? इन दोनों में धन की दोनों ओर कौन सी संख्या है? 13। तो 13 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? 7 गुणा 11। अब 13 तो बाहर हो गया, तो यहाँ पे गुणा 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, और लिखना हो तो इसकी जगह 1 बच सकता है। धन 13 में 13 का भाग जाएगा 1, तो 11 7 77, एकम 77 और 1 78। ठीक, तो ये आ जाएगा 13 गुणा 78। अब क्या करेंगे? 13 गुणा 13 6 78, तो 13 गुणा 6। अब देखिए इसके एक गुणनखंड 13 हो गया, दूसरा 6 हो गया, और एक गुणनखंड 1 स्वयं है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूँकि इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड, अब 2 से अधिक गुणनखंड कोष्टक में लिख देंगे, 1 6 13 हैं। ठीक, ये कोष्टक में लिख देना है कि 2 से अधिक गुणनखंड और जो हैं वो 1 6 13 हैं। फिर क्या लिख देंगे? अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह एक भाज्य संख्या है। अब इसी का दूसरा है कि दूसरी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे। दूसरी संख्या में क्या करेंगे? 7 गुणा 6 है, गुणा 5 गुणा 4 है, गुणा 3 है, गुणा 2 है, गुणा 1 है, और धन 5 है। इस प्रकार से है। तो इसको क्या करना? दोनों धन के दोनों ओर क्या है? 5, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा कोष्टक में 7 गुणा 6 गुणा 5 तो बाहर हो गया, तो बचेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन। अब 5 का भाग जाएगा 5 में, तो 1 बार। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो जी आ जाएगा 1008 धन 1। अब 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 आ जाएगा। तो यहाँ पर वही लिखेंगे, क्योंकि इस संख्या के, क्योंकि इन दोनों का गुणा करेंगे तो एक संख्या मिलेगी, इसलिए लिखते हैं इस संख्या के गुणनखंड, यहाँ पर लिखना है इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड। अब कोष्टक में गुणनखंड लिख देना है, एक शामिल करना ही है, तो 5 और 1009 हैं, ये 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो क्या लिखेंगे? अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है, बहुत सरल है। अब चलते हैं प्रश्न 7 की ओर। अब देखते हैं 7वां प्रश्न। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार समझते हैं? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में यानी परिधि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान, मान एक ही स्थान पर खड़े हैं, एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो वो एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद, यानी जब आगे बढ़ेंगे तो वह दूरी कौन सी होगी? जब वे पुनः एक स्थान पर मिलेंगे, तो वह समय ज्ञात करना है। तो जब इस प्रकार के सवाल आते हैं, इस प्रकार के सवालों में जैसे इन्होंने पूछा है कि एक ऐसा समय आएगा कि जब, तो वह 18 और 12 का क्या होगा? एलसीएम होगा। तो देखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि रवि को 12 मिनट लगते हैं, जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ये अपन ने लिख लिया है। अब एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, तो वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा। ठीक, अब 12 और 18, तो 12 का
और 18 का एलसीएम निकालना है तो पहले इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं। 12 के गुणनखंड 2 दूनी 4 तिया 12, 18 के 2 तिया 6 तिया 18। अब एलसीएम का नियम क्या है, पहले तो दोनों के कॉमन गुणनखंड निकाल लें। दोनों के कॉमन गुणनखंड क्या, 2 और जो दोनों में है और 3, दोनों निकाल लिए। अब बचा क्या, ये 2 और ये 3, तो 2 गुणा 3 गुणा करें, 2 3 6 दूनी 12 तिया 36। ये जो एलसीएम आ गया कितना, 36। तो उन्होंने पूछा था कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो लिखेंगे, अब चूँकि समय मिनट में दिया था, अतः दोनों 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यह हो गया प्रश्न 7वां। अब इस प्रकार से 1.2 प्रश्नावली पूर्ण हुई। अगले वीडियो में 1.3 प्रश्नावली शुरू करेंगे। धन्यवाद।